हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि 10 मार्क आपको मिलने वाला है। 10 मार्क मैं दूंगा, फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि यह 100% वही आएगा जो दूंगा एग्ज़ाम में। हिंदी में पास करना बहुत ईजी है, आप लोगों के लिए टफ लगता है। वैचित्र में असम अपने आप में 10 मार्क देता है। देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। यही टाइप का क्वेश्चन को लिख लिया आराम से, यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। पाठ्यक्रम के द्रुतपात वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय दो। आपको संक्षिप्त परिचय देना है दो जनगोष्ठियों के बारे में। उसके बाद ये इसमें 3 मार्क प्लस 3 मार्क, दो जनगोष्ठी का देंगे तो 6 मार्क आपको आ जाएगा, और अच्छे से लिखेंगे तो 6 मार्क एग्जामिनर दे ही देता है। पाठ्यक्रम के द्रुतपात वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठी के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठी को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति का टिप्पणी लिखना है। एक एक व्यक्ति का टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में 2 मार्क, एक व्यक्ति के बारे में 2 मार्क, 4 मार्क। ठीक है, तो ओवरऑल हम 10 मार्क की बात कर रहे हैं। और हाँ, टिप्पणी कितना लिखना है? संक्षिप्त में लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, 30 शब्द में, 40 शब्द में, 40 वर्ड, 30 वर्ड के अंदर आप ख़त्म कर सकते हैं, एनएफ रहेगा। तो कई सारे जनगोष्ठी आएंगे जिस तरह हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि क्लास 9 में बहुत सारा था, उसी तरह 10 में भी बहुत सारा जनगोष्ठी है, क्लास 10 में भी। तिवा, देवरी, नेपाली, बोडो, मटक, मोरान, मिसिंग, मणिपुरी, राभा, सोनेवाल, हाजंग, नाथांग, नाथ योगी, आदिवासी, कई सारे जनगोष्ठी हैं। यहाँ से केवल 2 जनगोष्ठी को उठाना है, तो एग्जामिनर भी कितना आपको ऑफर देता है, इतने सारे हिसाब से सभी को पढ़ा देना चाहिए। लेकिन नहीं, एग्जामिनर क्या कहता है कि केवल 2 के पढ़े में अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लो। तो हम तिवा को ले लेते हैं और बोडो को लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं आगे। जैसे कि तिवा जनगोष्ठी को मैंने लिया। तिवा जनगोष्ठी क्लास 10 के लिए है, 10वीं कक्षा के लिए तिवा। लिखना किस तरह है? आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में तिवा लिख देना है, जैसे लिख रहे हैं। एक जनगोष्ठी का फर्स्ट परिचय देंगे हम, क नंबर का उत्तर, और हम लिखेंगे तिवा, डॉट डॉट और हाईलाइट तिवा। इसके बारे में लिखेंगे, थोड़ी सी परिचय देंगे। पहले क्या है देखिए, यहाँ पे सब हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट को ही आप लिख ले। अभी अपना नोट्स बना ले, 10 मार्क के लिए आपको नोट्स बना लेना है, और इसी को बार बार रिवीजन करना है, तभी आपको 3 मार्क पक्का मिल जाएगा एक जनगोष्ठी पे। फिर 3 मार्क करके मैं दे रहा हूँ। देखिए, तिवा लोग, यही जितना हाईलाइट है इतना ही पढ़ाऊँगा। तिवा लोग प्राचीन काल से असम में निवास करती आ रही है, एक नृ गोष्ठी है। ये लोग इंडो चीन के अंतर्गत तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के तहत बृहद बोडो गुटों से संबंधित है। बोडो गुटों से संबंधित है, बोडो के साथ रिलेशन है। वर्तमान में इस समुदाय के लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं वो आपको मेंशन करना है। नौगांव में, मरीगांव, कामरूप, कार्बी आंगलंग, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, सदिया, मेघालय के कुछ इलाकों में बसे हुए हैं। अब बोलिएगा सर मुझे ये सब डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 1-2 डिस्ट्रिक्ट भूल भी जाते हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट याद है, 2-4 याद है, वही लिखना है कि इलाकों में बसे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट है, यहाँ से लिखिएगा, इतिहास के पन्नों पर तिवा लोगों का अहम स्थान है। तिवा वीर जोंगाल बलहू को प्रागैतिहासिक युग का महान राजा माना जाता है। मध्य युग में भी कपिली के किनारे तिवा लोगों के नेतृत्व में गोभा, नेली, खला, शहरी आदि छोटे छोटे बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। वो लोग पहले छोटे छोटे गाँव में रहकर एक राज्य बनाए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी की जंग में तिवा लोगों का अहम योगदान रहा है। देखिए, वैसे तो मैं बहुत कुछ देता है, 1835 में गोबा राजा, ये सब दे देता, लेकिन मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत सारा ऐसा डेट और वो कुछ पॉइंट होता है, याद नहीं होता है, तो मैं नॉर्मल पॉइंट को ही उठाया हूँ जो सिंपल रहेगा, याद करने में भी ईजी रहेगा। भारत की आज़ादी की जंग में तिवा लोगों का अहम योगदान रहा है। असम के पहले कृषक विद्रोह फुलगुरी देवा का नेतृत्व तिवा लोगों ने ही दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अभी है, ये तो इंट्रोडक्शन। मूलतः मातृसूत्रीय अवस्था से उत्पन्न तिवा समाज की बुनावट परिवार से शुरू होती है। 2 से अधिक लोग मिलकर एक महामारी, कई महामारी मिलाकर एक कुल या खूटा, और कई कुल मिलाकर एक खेल, और कई खेल मिलाकर एक गांव बनाता था। उस समय बनता है जिस तरह हमारा परिवार, हमें 4-5 मेंबर मिलके एक परिवार बनाएंगे, कई सारे परिवार मिलके वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का समाज बनाएगा, कई सारे समाज को मिलके एक गांव बनेगा, एक गांव में कई गांवों को मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा। इस तरह करके बनता है, उसी तरह उन लोगों का भी था। उसके बाद है, यहाँ बढ़ते हैं,
तिवा लोग मूलतः जड़वादी या जड़ोपासक, और ये मतलब उन लोगों का कल्चर आ गया। अब कल्चर के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, राइट, पैराग्राफ चेंज। अगर आप चाहेंगे तो मैं लिखूंगा संस्कृति, तो और अच्छा रहेगा। संस्कृति लिख के अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इस तरह डॉट डॉट देके तब बहुत बेटर होगा ये वाला पॉइंट। उनका कल्चर क्या था? तिवा लोग मूलतः जड़वादी या जड़ोपासक और पुरखों की उपासना करते हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादानों की पूजा करने के साथ साथ ही उत्सव पर्व वे लोग पुरखों को देवता मानते हैं, यानी वो अपने पूर्व पुरुषों को ही देवता मानते हैं। परवर्ती समय में वे लोग हिंदू धर्म के विभिन्न मतों जैसे शाक्तवाद, वैष्णववाद, शैववाद, नव वैष्णववाद आदि से जुड़ गए हैं। मतलब वैष्णव धर्म का भी पालन, शिव धर्म का भी पालन, ये सब, नव वैष्णव धर्म का भी पालन, ये सब करते थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप उसी में ऐड कीजिएगा, संस्कृति में ऐड कीजिएगा, या ऊपर वाला पर्व बना देने से हो जाता। तिवा लोग सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। प्रेम और भाईचारों के प्रतीक के तौर पर वे लोग जिस जोनबिल मेले का आयोजन करते हैं वो प्राचीन अवस्था व्यवस्था के जीवंत उदाहरण है। पहले बटर सिस्टम चलता था, ठीक है, एक दूसरे का लेन देन प्रथाएँ थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्राचीन अर्थव्यवस्था उसी तरह चला करती थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तिवा लोग बहुरंगी वस्त्र, अब उन लोगों का वस्त्र के बारे में आ गया, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। तिवा लोग बहुरंगी वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष थाना, तांगला, ठेनास, फाली, फागा आदि पहनते हैं और महिलाएं कासांग, फास्काई, नारा आदि पहनती है। ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद ये उन लोगों का थोड़ा भोजन क्या है, प्रिय खाद्य क्या है। मांसाहारी तिवा लोगों का टू मेसांग यानी मुर्गी का मांस तथा वा मेसाम यानी सुअर का मांस प्रिय खाद्य है। तो ये है, और ये वाला थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, मैं हाईलाइट नहीं किया था। पारंपरिक प्रसिद्ध से विशेष रूप से तैयार मदिरा को वे ज्यू कहते हैं, तो ये लाइन वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जनगोष्ठी। हमने 3 मार्क दिया, अभी तक हम लोगों ने 3 मार्क लिया, राइट, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 मार्क को ले लिया हूँ। नेक्स्ट लिखिएगा बोडो लिखना है। अब की बार मैं हाईलाइट करूँगा, तो अब की बार मैं डायरेक्टली ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, हाईलाइटर तो यहाँ पे है, ये वाला नहीं है, कोई बात नहीं। अपनी मजबूत समाज व्यवस्था, भाषा, साहित्य और धर्म संस्कृति के साथ बोडो एक विशिष्ट जनजाति है। बोडो लोगों को पूर्वोत्तर भारत की आदिम जनजाति के तौर पर जाना जाता है। ये भी चाहिए, जाना जाता है। इतना दूर तक लिख लीजिए। उसके बाद ये वाला भी लाइन इम्पोर्टेंट है। सर एडवर्ड गेट के अनुसार असम और उत्तर पश्चिम बंगाल में बोडो लोगों का विशाल राज्य है। ये वाला इतना दूर आपको लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोडो लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बोडो मूल के सोनेवाल, कछारी, टेंगाल, कछारी, सुतिया, देवरी, लालुंग, राभा देखेंगे, गारो देखेंगे, हाजांग देखेंगे, त्रिपुरी, लखीमपुरी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि विभिन्न स्थानों पर निवास करते हैं। ये कई सारे जातियां हैं जो बोडो के अंतर्गत आते हैं, और वे कहाँ पे रहते हैं? लखीमपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर इलाकों में पाए जाते हैं। कार्बी आंलंग, डिमा हसाओं में भी कुछ बोडो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट सेम पॉइंट करना है, इसी तरह का सेम बनाइएगा। बोडो लोगों की भाषा और साहित्य ऐसा ही बनाना है, डॉट डॉट देना है और हाईलाइट करना है सेम। ये बोल्ड में जो लिखा हुआ है, ऐसा लिख के ऐसे हाईलाइट, ऐसे डॉट दे के यहाँ से लिखना है, क्योंकि हम उनके साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी इस तरह का हाईलाइट करना जरूरी है। बोडो लोगों की अपनी समृद्धशाली भाषा है, यह बोडो लोगों की मातृभाषा है। बोडो लोग पास उच्च मानदंड का विज्ञान सम्मत शब्द भंडार है। बोडो भाषा सदिया से लेकर पूर्वी बंगाल तक और उत्तर में नेपाल से बांग्लादेश तक प्राचीर और प्रसारित एक समृद्ध भाषा है। बस इतना दूर लिखना है, ठीक है, इतना दूर लिखना है। उसके बाद आपको ऐड कहाँ करना है? इतना दूर समृद्ध भाषा है। उसके बाद थोड़ा सा उसमें और ऐड कीजिएगा।
बोडो भाषा चीन के तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा है, ये वहाँ पे जरूर ऐड कीजिएगा। विद्वानों के अनुसार तिब्बती भाषा की दो प्रधानतः शाखाएं हैं, तिब्बती बर्मी और ताई चीनी भाषा। इतना दूर आप डाल देंगे तो एनफ रहेगा, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, मार्क भी फुल। उसके बाद अगर उसमें ये ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं बोलूँगा कि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, ऊपर वाला काफ़ी था। सन 1963 में बोडो भाषा को प्राथमिक स्तर पर माध्यम के तौर पर स्वीकृति मिली और 1968 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसका प्रचलन शुरू हुआ। इसके अलावा 1977 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषा के तौर पर स्वीकृति मिली। तो बस इतना दूर जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बोडो लोगों को कब उन लोगों का जो एजुकेशनली उनको संवैधानिक तौर पे कब चांस दिया गया, कब उन्हें स्कूल में ये सब पढ़ने का मौका मिला, तो लिख देना है। और बहुत सारा था तो वो हम छोड़ रहे हैं, अभी नहीं चाहिए। उसके बाद वो काफ़ी रहेगा। उसके बाद एनएफ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बोडो लोगों का धर्म। थोड़ा सा यहाँ पे धर्म के बारे में लिखना है। बोडो लोगों का अत्यंत प्राचीन धर्म बाथो धर्म है। बाथो बौराई बोडो लोगों के श्रेष्ठ देवता है। बोडो लोग मिट्टी को हवा का बार, पानी को दई, आकाश को खांग और सूर्य को सान, इन पंच तत्वों के सर्जन को ईश्वर के तौर पर मानते हैं। इसे ही बाथो कहा जाता है, यानी पंच तत्वों का मिलन ही बाथो धर्म कहलाता है। ठीक है। खेराई बोडो लोगों का धार्मिक उत्सव है। इतना दूर लिख दीजिएगा, मोर देन एनफ रहेगा। ये बोडो लोगों का धर्म में थोड़ी बोडो में लिखना ही पड़ता है। उसके बाद बोडो लोगों की संस्कृति, इसमें भी थोड़ा सा देना है, 10-15 वर्ड देना है। बोडो महिलाएं अथवा युवतियाँ कपड़ों की बुनाई में पारंगत होती है। उन लोगों के समाज में हथकरघा देखा जाता है। बोडो महिलाएं दखना, आइनाई, फाली, चादरी इत्यादि बुनती है। कपड़े पर बोडो महिलाएं जो फूल बनाती है उनके नाम है दाउथू, आगान, फारेव, मेगन, मुफूर, आफा, दाउराई, मौखरेब, ऐसे कई सारे नेम हैं। अच्छा, ये अब बोलिएगा सर कितना लिखें? हमारे हिसाब से इतना दूर लिखने से काफ़ी है, मोर देन एनफ है, काफ़ी रहेगा। ठीक है। उसके बाद गीत और संगीत और वाद्य यंत्र में आते हैं बोडो लोगों का। बोडो लोगों के अपने नृत्य, गीत, संगीत और वाद्य यंत्र है। बोडो लोगों के गीतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: प्रार्थना गीत, लोकगीत, आधुनिक गीत। प्रार्थना गीत में खेराई प्रार्थना, मंत्र गीत, शेरजा गीत और दहरा गीत। लोकगीत में बैसागु गीत, विवाह गीत, खेला गीत और बच्चों के खेलने का गीत, प्रेम का गीत इत्यादि। आधुनिक काल के गीत वर्तमान के गीत है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इतना दूर काफ़ी रहेगा। अगर आपको याद होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप छोटा से छोटा पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बोडो समझौता एक बार हुआ था, तो वह हम लिख देंगे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय मुख्यमंत्री थे, और सॉरी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा मंत्री शरद पवार के सहयोग से कई बार वार्ता होने के बाद अखिल बोडो छात्र संघ यानी अपसू, बोडो गण संग्राम समिति और असम के मुख्यमंत्री हितेश्वर शैकिया के बीच वार्ता के बाद 20 फरवरी 1993 को बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद का गठन किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और हितेश्वर शैकिया थे मुख्यमंत्री असम के। तो ये इतना लिख देना है। उसके बाद और नहीं चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 6 मार्क कर लिया। तिवा में 3 मार्क और बोडो में 3 मार्क। हमने 6 मार्क आपको दे दिया हूँ, आपको बस लिखकर याद करना है। हाईलाइट वाइज सब कुछ दे दिया हूँ। अब आते हैं 2 मार्क के लिए क्या करेंगे। बोला है ना कोई 2, अब क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ व्यचित में असम में सन्निविष्ट की 2 जनगोष्ठी के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठी का योगदान देने वाले एक व्यक्ति का परिचय देना है। एक व्यक्ति का परिचय देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करेंगे तिवा लोगों में ही। जिस जनगोष्ठी के बारे में पढ़े हैं उसी का एक व्यक्ति थे इंद्रजीत देवरी। बिल्कुल इनको लिखना था इंद्रजीत देवरी, इसी को लिखिएगा इंद्रजीत देवरी और डॉट दीजिएगा और हाईलाइट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है। अब ज़्यादा तो लिखेंगे नहीं, 2 मार्क है। उन्होंने तिवा और जनजाति के बीच जातीय चेतना जागृत करने के लिए
जीवन भर प्रयत्न किया है। उनका जन्म 1932 में पश्चिम कार्बी आंगलंग जिले के रंगखेपार गांव में हुआ था। ठीक है, इतना दूर लिखने के बाद पिता सीता नहीं लिखने से भी होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और परिचय देते हैं उनका कि डीमो हाई स्कूल में 8वीं तक पढ़कर आर्थिक अभाव के चलते शिक्षा जीवन का समापन किया। सन 1949 में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि तिवा लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से किस कदर पिछड़े हुए थे। परिवार की आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए 1951 में उन्होंने पशुपालन विभाग की नौकरी शुरू की, लेकिन 1953 में गारो पहाड़ जिले के तुरा में रहते समय नौकरी छोड़कर वे फिर तिवा समाज को जागृत करने में जुट गए। ये थोड़ा सा पॉइंट दे दीजिएगा, क्योंकि वो किस तरह अपनी प्रॉब्लम को झेल कर आए हैं और बाद में फिर समाज के लिए काम करते हैं, तो वो देना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, वे क्या काम करते हैं फिर ये दे दीजिएगा। तिवा लोगों के बीच प्रचलित अंधविश्वासों को मिटाकर शिक्षा का प्रचार और तिवा समाज को आधुनिक समाज के साथ परिचय कराना। इस संगठन ने एक संगठन स्थापित किए थे, ये यहाँ से लिखिएगा, सॉरी, क्योंकि नहीं तो संगठन मिलेगा नहीं। तिवा मिशन नामक एक सामाजिक संगठन की स्थापना उन्होंने ही किए थे, इस तरह लिखेगा, उन्होंने ही किए थे, जिसका मकसद था कि कार्बी आंगलंग जिले के तिवा लोगों के बीच प्रचलित अंधविश्वासों को मिटाना, उसके बाद शिक्षा का प्रसार करना, आधुनिक समाज के साथ जोड़ना। देखिए मैं किस तरह वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। इस संगठन ने तिवा गाँवों में प्राथमिक स्कूलों के साथ ही वयस्कों के लिए भी विद्यालय की स्थापना कर शिक्षा दान की व्यवस्था शुरू कर दी थी। इतना दूर देने से हुआ, काफ़ी रहेगा। उसके बाद थोड़ा और दे दीजिएगा, एक्चुअली कम वर्ड में लिखना था। तिवा मिशन का काम जारी रहते समय जब ऑल पार्टी हिल्स लीडर कांग्रेस ने तिवा इलाकों को लेकर मेघालय राज्य बनाने की मांग की, तो इंद्रजीत देवरी ने इस मांग का विरोध किया, चूँकि इससे पहले संयुक्त मिकिर पहाड़ और उत्तर कछार पहाड़ जिलों का गठन के दौरान तिवा बहुल इलाकों का विभाजन हो चुका था। ये देने से होगा, नहीं देने से भी होगा। सो इंद्रजीत देवरी काफ़ी रहेगा, इतना दूर, इतना ही लिखने से हुआ। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग बोडो पढ़े थे, बोडो समुदाय को पढ़े थे, तो बोडो में ही योगदान देने वाला हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उपेंद्र नाथ ब्रह्मो, वो इम्पोर्टेंट रहेगा, या बिदेश्वर ब्रह्मो। बिदेश्वर ब्रह्मो है यहाँ पे, और शहीद और तो नहीं है शायद, कला शोभा ब्रह्मो के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, ये शोभा ब्रह्मो के बारे में पढ़ते हैं, यही वाले लेते हैं। और बोडो के अंदर शोभा ब्रह्मो ये लिख दीजिएगा, हाईलाइट जैसे है, कला जगत के प्रख्यात कलाकार शोभा ब्रह्मो, ये शोभा ब्रह्मो, इसके बारे में हाईलाइट कर लेना है, डॉट देना है और लिखना है। और यहाँ भी 2 मार्क, अभी तक हम लोगों ने 8 मार्क कर लिया है। डॉक्टर शोभा ब्रह्मो भारत के एक प्रख्यात मूर्तिकार और असम के कला जगत के पथ प्रदर्शक थे। उनकी कलाकृतियाँ बोडो और असमिया समाज के सही चित्र को प्रतिबिंबित करती है। इस महान कलाकार का जन्म 18 अक्टूबर 1929 को कोकराझार जिले के गोसाईगांव के भूमका नामक एक पिछड़े गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिचरण ब्रह्मो और माता का नाम देवश्री ब्रह्मो था। उन्होंने अपने गांव में के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद धुबरी सापटग्राम हाई स्कूल से सन 1950 में इतिहास विषय लेकर सहित प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर गुवाहाटी कॉलेज में दाखिल लिए। ठीक है, इतना दूर लिखने के बाद आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा और डायरेक्ट लिखिएगा उन्होंने दूसरी पूर्वोत्तर की विभिन्न जातियों का कला, संस्कृति, जनजीवन का अध्ययन कर एक विशिष्ट शिल्प धारा का निर्माण करना, हाई स्कूलों में अध्यापन करते हुए शिल्प कला को नए रूप में सुजित करने के लिए उन्हें संकल्प लिया था। गरीबी और अभाव के बावजूद शिल्प धारा और सृजन कर्म का काम लगातार करते रहे थे। 31 जनवरी 1964 को उन्होंने वर्तमान सरकारी चारुकला महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया। ठीक है, उसके बाद वो सब छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये चित्र भास्कर के अलावा उन्होंने साहित्य की सृजन किया था। सन 1989 में
चारुकला एवं कला महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने साहित्य साधना की तरफ ध्यान दिया था। उनकी प्रकाशित कृतियों के नाम है शिल्प कला, कुछ फेमस है, शिल्प कलार, नौ प्रजन्म, भारतीय चित्रकला, गोदान यानी बोडो लोगों के लिए, लियोनार्दो डी विंची, ये सब कई सारे हैं, आप लिख सकते हैं। सो मोर देन एनफ रहेगा, यहाँ तक भी 2 मार्क के लिए। तो हमने 10 मार्क कवर किया, राइट। वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक नहीं करने से हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लाइक कीजिएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे। आपको फुल मार्क दिया जाता है, पूरा 10 मार्क यहाँ पे दिया। ग्रामर सेक्शन का वीडियो बना के मार्क दे ही रहा हूँ। इसके बाद आपको मेन क्वेश्चन में सिलेक्शन दे ही रहा हूँ। अब ये मेरा हिंदी ख़त्म होने वाला है, अब मैं पकड़ूंगा साइंस और सोशल। टाइम नहीं है, साइंस सोशल में भी इम्पोर्टेंट देना है, ठीक है, मैथ्स में भी देना है। तो मैं चाहता हूँ ये कई सारे सब्जेक्ट है उसको कवर करूँ। ये तभी कवर होगा जब आप लाइक कीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स का तो एक कमेंट जरूर करना चाहिए ना। आप कुछ लिखे ना लिखे, कम से कम थैंक्स तो लिखना चाहिए। सर थैंक्स, बहुत अच्छा लगा, हाँ आप एक और वीडियो बना दीजिए इस टॉपिक पे, कोई टॉपिक का नाम बोल दो या कोई सब्जेक्ट का नाम बोल दो, या लाइक करके, है कि नहीं, वो भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।